Assalamu alaikum and welcome to the first video podcast episode on Excelling Viva post-divorce support group for Pakistani women. डिवोर्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करना हमारे माशरे में बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली उन औरतों के लिए जो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हैं। जब भी वो इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करती हैं तो उनको बहुत ही जजमेंटल किस्म की नजरें, बहुत ही जजमेंटल किस्म के कमेंट्स, ओपिनियन वगैरह का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब तक इस टॉपिक पे बात नहीं की जाएगी तब तक इस टॉपिक से रिलेटेड कोई अवेयरनेस क्रिएट नहीं की जा सकती, क्योंकि ज्यादातर डिवोर्स के केसेस में स्टोरी वन साइडेड ही होती है। या तो औरत को मुकम्मल तौर पे कसूरवार मान लिया जाता है या मत। दोनों तरफ की स्टोरी जानना भी जरूरी है। इसके अलावा औरतों को ये आवाज, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसके जरिए वो अपनी कहानी बगैर किसी डर के, बगैर किसी जजमेंट के डर के सुना सकें, बहुत ज्यादा जरूरी है। डिवोर्स के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने ये वीडियो पॉडकास्ट का एक सिलसिला शुरू किया है और इसमें हमारी सबसे पहली गेस्ट हमारे ग्रुप की एडमिन है सदफ अमान। सदफ एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन है और जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन भी है, एक रोल मॉडल भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी डिवोर्स को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने इस एक्सपीरियंस को अपने लिए एम्पावरिंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया और आज वो अपनी जिंदगी मुकम्मल कामयाबी के साथ मुकम्मल इंडिपेंडेंटली गुजारती है। ना सिर्फ वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बल्कि वो अपने एक्सपीरियंस को दूसरी औरतों को एम्पावर करने के लिए भी यूज कर रही है। उनकी स्टोरी हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम निम्रा, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी इंट्रोडक्शन के लिए। ये फिर भी बहुत कम है, इससे ज्यादा डिजर्व करती हैं आप वैसे। थैंक और यू। सदफ, बताएं कैसी हैं, कैसा मौसम है वहाँ का? मैं ठीक हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, माइनस के क्लोज ही चल रहा है आजकल, काफ़ी ठंड हो रही है और उसके अलावा बहुत ग्रे टाइप का है, क्लाउडी रहता है मौसम। एबटाबाद में भी कुछ ऐसा ही है। सो हम्म। सदफ, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है और आप अपनी एग्जाम्पल से लीड करना चाह रही हैं हमारे ग्रुप की जितने भी मेंबर्स हैं उनको, कि वो भी इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। सो पहले तो आपके लिए अप्रिसिएशन और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना ये सिलसिला। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो भी कहानी होती है डिवोर्स की, जाहिर है वो शादी से स्टार्ट कि शादी हुई और उसके बाद वो सारा सिलसिला शुरू हो गया। तो आप हमें ये बताइए कि शादी हुई कैसे थी, कोई लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या हुआ था, किस टाइम सारा कुछ स्टार्ट हुआ? हाँ, तो मोस्टली अरेंज मैरिज थी। द थिंग इज कि हमारी फैमिली में आउट ऑफ फैमिली शादियां नहीं करते होते, सिर्फ कजन्स के साथ कर सकते हैं। और इवन दो, जस्ट फॉर सम बैकग्राउंड एंड फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई हैव बीन, मैं स्विट्ज़रलैंड में रह रही हूँ फ्रॉम द एज ऑफ 12। एंड बिफोर दैट, मैं इससे पहले पाकिस्तान में रहती थी और उससे पहले हम कुछ साल रशिया में रहे थे। मेरे फादर डिप्लोमेट थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो उसकी वजह से वी यूज़ टू ट्रैवल और हम डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते थे। तो जब स्विट्ज़रलैंड में आए तो यहाँ पे ही सेटल हो गए और उसके बाद 12 की एज से मैं यहीं पे रह रही हूँ। और जब मैं 17 की हुई तो मेरे पेरेंट्स दोनों यहाँ से वापस पाकिस्तान चले गए, लेकिन मुझे यहाँ पे छोड़ दिया मेरे 3 भाइयों के साथ, इसलिए कि ताकि मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँ। मैंने फ्रेंच सिस्टम में स्टडी करना शुरू कर दिया था, यहाँ पे लैंग्वेज फ्रेंच होती है। और उसकी वजह से एंड एवरीथिंग एल्स, सो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज लिविंग हेयर जस्ट विद माई ब्रदर्स। और क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली बहुत ही डिस्पाइट दैट बहुत कंजर्वेटिव है, इवन दो ये कि ट्रैवल वगैरह हम लोगों ने किया सब कुछ, तो उनका यही था डर के जो है वहाँ पे रह रही है, अकेली रह रही है भाइयों के साथ, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। तो इसको कज़न के साथ ही था। एक कज़न था जिसके साथ माय फैमिली एंड माय मदर स्पेशली, उनकी तरफ से बहुत ही प्रेशर था कि करनी है करनी है करनी है, जितना जल्दी हो सके उसको जो है इस चीज़ के लिए राज़ी करो, इससे पहले कि सदफ हाथ से निकल जाए। एंड दैट्स नॉट द थिंग, आई वॉज वेरी रिजर्व्ड एंड आई वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, मुझे इन चीज़ों का, आई वॉज ऑलवेज वेरी ब्रिलियंट इन एवरीथिंग आई यूज टू डू। लेकिन फैमिली के इस प्रेशर की वजह से जो है आके एक टाइम पे आई सेड ओके फाइन, अगर ये चीज़ है जो मुझे कर सकती है। और ऑनेस्टली यहाँ पे अकेला रहना इतना आसान भी नहीं है। अगर मेरे भाई भी थे मेरे मेरे साथ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ना इट्स नॉट, ज़्यादा देसी लोग नहीं हैं, सो यू फील वेरी लोनली इन केस इफ यू आर जस्ट लिविंग बाय योर सेल्फ।
और आप यहाँ यूरोपियन लोगों की तरह नहीं रहते हो, तो आपको काफ़ी अकेलापन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने पाकिस्तानी लोग, इतनी पाकिस्तानी एक्टिविटीज़, देसी एक्टिविटीज़ नहीं है। तो आइदर ये कि आप बिल्कुल फ्री होके, लिबरल होके रहो, जिसकी मुझे इजाज़त नहीं थी, और या फिर ये कि आप जो है अपनी फैमिली के साथ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड दैट्स उसकी वजह से आई सेड ओके, अगर मेरी शादी हो गई तो एटलीस्ट आई विल हैव सम मोर फ्रीडम। तो चलो उसके लिए ओके कह देती हूँ। लेकिन मेरा कज़न ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहता था। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड, एंड आई गॉट मैरिड व्हेन मेरे पेरेंट्स वापस गए थे, तो मैं 17 की थी। आई कंटिन्यूड माई स्टडीज़, और जब मैं 21 की हुई तो फिर मेरी शादी हो गई। ओके। सो अब ये है कि कुछ शादियां इस तरह से होती हैं कि बिगिनिंग में एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, और बाद में जाके रेड फ्लैग्स अपीयर एंड एवरीथिंग जस्ट गोज साउथ। लेकिन कुछ इस तरह की मैरिजेस होती हैं जिनमें शुरू से ही चीजें मेस्ड अप होती हैं, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती, मसले मसाइल चल रहे होते हैं। तो आप हमें बताएंगे आपकी जो शादी के शुरू के दिन, महीने, साल थे वो कैसे थे? प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट से ही थी या स्टार्ट में सब अच्छा था? हाँ, मैं सोच रही हूँ तो मुझे वही याद आ रहा है कि पाकिस्तान में मैं कुछ ही टाइम रुकी थी शादी के बाद। पाकिस्तान गई, वहाँ पे शादी हुई और कुछ ही टाइम रुकी, तो हम कुछ दिन के लिए, आई थिंक 1 हफ्ते के लिए गए थे घूमने फिरने। तो उस घूमने फिरने के दौरान भी वी यूज टू कॉन्स्टेंटली हैव आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ के ऊपर भी वी वर नॉट अलाइंड, मी एंड माई एक्स हस्बैंड। लेकिन उसके बाद मैं वापस स्विट्ज़रलैंड आ गई, और स्विट्ज़रलैंड का ये कि वीज़ा प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो शादी के बाद 1 साल तक ही वॉज इन पाकिस्तान और मैं यहाँ पे रह रही थी, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे थे कि उसका वीज़ा लग जाए। और उसके बाद ही केम टू स्विट्ज़रलैंड, एंड देन वी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। लेकिन निम्रा, टू बी ऑनेस्ट, शुरू से ही आपको रेड फ्लैग्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं इस तरह की सिचुएशंस में। शुरू से ही ऐसा बहुत कुछ होता है जो कि आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को अटेंशन नहीं देते, क्योंकि हम अपने माइंड में उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव देख रहे होते हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेट्स मूव इन द राइट, थिंक अबाउट द पॉजिटिव्स, एवरीथिंग। लेकिन ये कि जैसे मैंने कहा, यहाँ पे लैंग्वेज फ्रेंच है, तो मैं जॉब करती थी, एंड ही केम, एंड आई वॉज द वन हु स्पॉन्सर्ड हिम। आई वॉज द वन हु वॉज अर्निंग एट होम, एंड ही वॉज नॉट डूइंग एनी जॉब एट ऑल। एंड डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद उसके, यानी कि एक मर्द को बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब उसकी बीवी इंडिपेंडेंट हो हाँ और वो जी, कुछ ना कर रहा हो। लेकिन ये कि उस बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स में, बजाय इसके कि वो अपने आप को लेवल अप करे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करे, वो आपको ऐसा आपको कॉम्प्लेक्स देने की कोशिश करता है। तो दैट्स व्हाट ही बिल्कुल। स्टार्टेड डूइंग। जब से वो आया तो मेरे ऊपर छोटे छोटे कमेंट्स, मेरे कपड़ों पे, मेरे चलने के तरीके पे, मेरे इस पे, मेरे उस पे, हर एक चीज पे कॉन्स्टेंटली कमेंट्स। और मुझे इस तरह की चीजें याद आती हैं जहन में। शुरू से ही इस तरह की बातें थी निम्रा, लेकिन अच्छे टाइम भी थे। देयर वर टाइम्स जैसे लगता था कि वाह, कितना अच्छा हम एक साथ टाइम गुजार रहे हैं, दिस इज सो ब्यूटीफुल, एंड वी आर हैविंग द टाइम ऑफ आवर लाइफ, लाइक बैल्कनी में बैठ के नाश्ता करना एक साथ, वॉक करने के लिए निकलना, अच्छे अच्छे इस तरह का भी था। लेकिन ऐसे मौकों पर इस तरह की छोटी छोटी बातें बहुत होती थी कि जिनके थ्रू अनकॉन्शियसली मेरे अंदर ऐसी बातें बिठाई जा रही थी, ताकि मेरे कॉन्फिडेंस को थोड़ा थोड़ा करके क्रश किया जाए। तो वो शुरू से ही ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा था निम्रा। एंड एक साल बाद, एक साथ रहने के 1 साल बाद, मुझे बहुत डाउट होने लग गया अपनी इस शादी के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर। तो मैंने एक साइकाइट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट ली, और मैंने उसको बताया, व्हाट, मुझे ना बहुत हो रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, हालांकि सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा वो लगता है कि, पता है, नार्सिसिस्ट के साथ ये होता है कि सब कुछ ठीक नजर आ रहा होता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको कर रही है, पीछे से तोड़ रही है, कि जिसकी वजह से आप सही नहीं फील कर रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि देयर आर थिंग्स लाइक दिस, और उसी वक्त मुझे पता भी चला था कि आई एम प्रेग्नेंट। सो आई वॉज वेरी न्यूली प्रेग्नेंट। तो ओके। मैंने कहा कि लेकिन ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, देयर इज सम इशू इन दिस रिलेशनशिप, आई कांट सी दैट, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो अगर इस तरह का इशू है, आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू इन दिस रिलेशनशिप। ये उस वक्त की बात है जब बहुत शुरू थी मेरी प्रेगनेंसी, और मैं उस वक्त से डाउट थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से पहले ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब होनी शुरू हो गई कि मुझे अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ी।
और प्रेगनेंसी एंड वॉमिटिंग एंड एवरीथिंग वो सब कुछ शुरू हो गया, तो मैं उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर सकी, और उसके बाद से मेरा फोकस टोटली बच्चे बच्चे हो गया और मेरी अपनी सेहत हो गया ये वो। लेकिन ये कि कई ऐसी बहुत सी बातें हुआ करती थी जिनमें उसने शुरू से ही बहुत कंट्रोल लेना शुरू कर दिया, चाहे मेरे फ़ोन का कंट्रोल हो, चाहे मेरे बाहर आने जाने के ऊपर कंट्रोल हो, चाहे ये कि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे, मेरी फ्रेंड्स थी, वो उन इंटरेक्शंस में भी हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, ताकि सारी कम्युनिकेशन उसके थ्रू जाए और मैं डायरेक्टली ना हूँ, मैं डायरेक्टली किसी के साथ कांटेक्ट ना रख सकूं, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम उस तरह से ना रह सके, मेरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा शो आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था आपको? एग्जैक्टली शुरू से। लेकिन मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आती थी, मुझे अपने अंदर खराबी नज़र आती थी, मुझे लगता था कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मेरी मैं ऐसा कुछ नहीं क्यों नहीं करती। तो वो एक्चुअली क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपके दिमाग में ये बात डाल रहा होता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई मसला है, और ये बिल्कुल। कहते हैं कहते हैं ना आपको, उसको कि गैस लाइट कर रहे होते हैं वो अपनी क्योंकि विक्टिम्स आप को। जब जब आप क्वेश्चन करते हो ना कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ, ये चीज़ क्यों है, तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का मसला है, ये तुम्हारे माँ दिमाग का का फतूर है। मसला है। और वो चीज़ मुझे याद है, वो मुझे ये बात शुरू से कहा करता था, और आहिस्ता आहिस्ता वो बन गया वाकई में दिमाग का मसला, जो कि शुरू में नहीं था, लेकिन बाद में उसी तरफ चला गया और बाद में ऐसा ही हुआ। यस, इट इज वेरी कॉमन विद अब्यूज विक्टिम्स कि उनको इतना गैस लाइट किया जाता है कि इवेंचुअली वो जो उनको दी जा रही होती हैं, उनके जहन में जो बातें डाली जा रही होती हैं, हालांकि दे आर कम्प्लीटली बेसलेस, उनकी कोई हकीकत नहीं होती। लेकिन अब्यूज की वजह से वो उसको एक पैटर्न बन जाता है और उसकी वजह से वो उसके ऊपर यकीन करने लगता है। सो बिल्कुल। आपने ये बताया कि आप यू वर प्रेग्नेंट विद इन 1 ईयर। सो प्रेगनेंसी के दौरान और जो आपके बाद में बच्चों की जो परवरिश हुई उसमें हाउ सपोर्टिव ही वाज, उन्होंने कुछ सपोर्ट किया या यू वर डूइंग ऑल ऑफ इट योरसेल्फ? वेल मेरी बेटी की दफ़ा जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उसमें आई आई कुड नॉट वर्क बियॉन्ड 3 मंथ्स। शुरू के 2 महीने आई थिंक मैंने काम किया, और उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिव ही वॉज देयर, समटाइम्स ही वॉज देयर फॉर सम ऑफ द थिंग्स। आई वुड नॉट से कि वो बिल्कुल भी जो है इन्वॉल्व नहीं था, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था, करता था। लेकिन देर वर ऑल्सो टाइम्स जिसमें वो मुझे इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा आइसोलेट भी कर रहा था। और वो आइसोलेशन वो इस तरह से आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है कि ऐसा ना लगे कि वो आपको आइसोलेट कर रहा है, ऐसा लगे कि आप खुद अकेला रहना चाह रहे हो, और वो आपके यस। थ्रू उस चीज़ को करवाता है। तो इंडीड मुझे ना, बावजूद इसके कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी, मेरा कभी दिल नहीं करता था किसी के साथ मिलने को, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भाभी मेरे घर आए, हालांकि मेरी भाभी के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी फ्रेंडशिप वगैरह। लेकिन उसके बावजूद मैं कहती थी नहीं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे नहीं मिलना, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इंडीड ही वॉज देयर, लेकिन उसके बावजूद बीच में ऐसी बहुत सी बातें थी जिनको अब मैं गिन गिन के सारी तो नहीं बता सकती, लेकिन इट्स ऑलवेज द सेम थिंग कि वो मेरे थ्रू हर एक चीज़ को, ताकि ब्लेम मेरे ऊपर आए। सो फॉर एग्जांपल जब मेरी बेटी पैदा हुई, तो उस टाइम पे सबने किया, मुबारकबाद दी, एवरीथिंग। मेरी बेटी फैमिली में 2 लड़कों के बाद, मेरे 2 भतीजों के बाद पहली लड़की थी, और मेरे बाद एक्चुअली मेरी मेरी फैमिली में मेरे बाद मेरी बेटी पहली लड़की थी। उसके क्योंकि मेरे सिर्फ 2 भतीजे हुए थे। तो वो ये कि इट वॉज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब बहुत खुश थे। तो वो, अब बावजूद इसके कि सब खुश हैं एवरीथिंग, तो अकेले में बाद में मेरे पास आया तो कहता है कि तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का, वो मुझे बिल्कुल मुबारकबाद नहीं दे रहे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो हमारे साथ मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं। एंड वो ऐसे विक्टिम प्ले करता था ऐसी कई चीज़ों के लिए आके मेरे पास, कि या इवन रोने लग जाना, ताकि मैं इतनी उससे और डिस्टर्ब हूँ और बॉदर हूँ कि मैं अपने भाई से कहूँ कि भाई तुमने मुबारकबाद क्यों नहीं दी उसको, तुम क्यों इस तरह से नहीं करते हो। सो क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ ट्रायंगल्स इश्यूज ऑन पर्पस, इश्यूज एंड दिस कि इज वो आइसोलेशन ज्यादा हो जाती है ना उससे, जब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना बहन भाइयों के साथ, वो आइसोलेशन ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है ना, फिर क्योंकि वो आप बात मेरे ही नहीं थ्रू कर लेके आना चाह रहा है, वो खुद से डायरेक्टली नहीं कह रहा वो बात, वो मेरे थ्रू रहे। लेके आना चाह रहा है कि वो मेरे पास आके रो रहा है। एंड जी, एग्जैक्टली कि आपका दिल भी सेम। खराब होता है और उनका भी। हाँ,
और इसके अलावा उसने जब जॉब्स भी वो स्टार्ट करता था तो हर जॉब से 1-2 महीने बाद उसको निकाल दिया जाता था, समथिंग एवरी सिंगल टाइम कुछ ना कुछ हो जाता था। तो उसकी मुझे याद है बहुत शुरू में जब आया था, दैट वाज बिफोर माय प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे भी ना वो जॉब पे गया एंड ही स्टार्टेड हैविंग इश्यूज। शुरू में सब कुछ अच्छा था एंड विद इन 1-2 वीक्स ही स्टार्टेड हैविंग इश्यूज। तो फिर मेरे पास आके तो ही टोल्ड मी और ऑलमोस्ट रोने लग गया कि देखो मेरे साथ इतनी बुरी तरह बिहेव करते हैं, ये है वो है, ये है उनका फोन नंबर, प्लीज कॉल देम एंड आस्क देम टू स्टॉप बिहेविंग। मैंने कहा वो कैसे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर सकते हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, तुम्हारे राइट्स हैं, ये वो। तो ही मेड मी फिक्स हिज इश्यूज ऑलवेज। हमेशा आके मुझसे इमोशनल वो सीख करना, इमोशनल हेल्प सीख करना, इमोशनल सपोर्ट सीख करना। और मैंने फोन उठा के फिर जो है उसके मैनेजर के साथ या वटेवर बात कर रही हूँ कि आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं, एंड इट वाज अ वेरी अनकंफर्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन। Apparently, it wasn't your job, it was his job to do इट it. वॉज हिज जॉब, लेकिन आई वॉज नॉट अवेयर यार, आई वॉज सो यंग, मुझे नहीं पता था कि ये चीजें इस तरह होती हैं। एंड आई वॉज लाइक द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन। आज मैं कभी ना ऐसे करूं, लेकिन उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो दीज काइंड ऑफ बिल्कुल। यूज टू प्ले दीज काइंड ऑफ ट्रिक्स। और हम बच्चों की उसकी बात कर रहे थे, तो एनी हाउ बेटी की दफ़ा तो इस तरह से हुआ। और जब उसके मेरी बेटी के 2 साल बाद मेरा बेटा हुआ, तब तक तो वी आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। आई रिमेंबर के मेरा बेटा अभी पैदा नहीं हुआ था, 2 महीने रहते थे, 7 महीने की शायद मैं प्रेग्नेंट थी। और मैं अपने घर से नीचे उतर के पार्क में बैठ के और रो के अपनी अम्मी से बात कर रही थी फोन पे कि वो मुझसे बात नहीं करता, वो मुझे टाइम नहीं देता, वो देयर वाज लाइक ही वाज प्लेइंग अ लॉट ऑफ लाइक साइलेंट ट्रीटमेंट, गैस लाइटिंग, दीज थिंग्स। और मैं इतना अकेला हो चुकी थी और इतना मेंटली ब्रेक हो चुकी थी कि मुझे वो टाइम याद है। इस तरह से मुझे छोटी छोटी चीजें कई याद हैं कि जिनमें मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। और मेरे बेटे की दफ़ा तो जब मैंने डिलीवरी वगैरह भी हुई, तो उस टाइम पे भी ही वॉज वेरी वेरी टफ ऑन मी, एक्सट्रीमली टफ ऑन मी। या ऑलराइट। बाकी इस तरह के सोशियोपैथ या फिर एक नार्सिसिस्ट के साथ आपकी फैमिली हो, बच्चे हो, इसको डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसको इंसान को जब ज्यादा देर तक डील करना पड़ता है तो वो ना सिर्फ आपकी ज़हनी कैफियत के ऊपर उसका असर होता है, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी उससे मजरूर हो जाती है। तो आप हमें ये बताएं कि कौन सा ऐसा वो ब्रेकिंग पॉइंट था जहां पे जाके आपने डिसाइड किया कि अब तो मेरी बस हो गई है, नाउ आई एम गोइंग टू सेपरेट, नाउ आई एम गोइंग टू पार्ट माय वेज विद हिम। हाँ, तो पता है निम्रा, मुझे काफी शुरू से ही जैसे ही मेरी शादी हुई थी उसके बाद से मुझे बहुत नाइटमेयर्स आने शुरू हो गए थे। रातों को अक्सर मुझे रातों को बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते थे। और मोस्टली समथिंग लिंक्ड टू माय एक्स हस्बैंड ऑलवेज। एंड फिर उसके बाद मैंने बताया जब मेरी बेटी हुई उस टाइम पे थिंग्स वर काफी बुरी हो चुकी थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी। लेकिन जब मेरा बेटा हुआ तो उसके बाद तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी। And there was too much manipulation, too much gaslighting and all that, so I was extremely broken। और उस वक्त ना आई थिंक तलाक के बारे में कोई सोचता नहीं है शौक से। तलाक एक ऐसी चीज नहीं है जो आप लेके आते हो अपनी दिमाग में शौक से। इट्स द बाकी कितना लास्ट, भी मस्ती क्यों ना हो, कोई तलाक के बारे में नहीं है सोचता। ना, इट्स द लास्ट थिंग बिल्कुल। दैट यू थिंक अबाउट, और वो भी बच्चों के साथ। लेकिन उस टाइम पे मैं इतनी तकलीफ में थी कि आई सेड ओके यू नो व्हाट, लेट्स गो एंड सर्च फॉर द वैलिड रीजंस टू डिवोर्स। क्या हो सकती हैं ये रीजंस, क्योंकि मैं इसमें इतना अनकंफर्टेबल इस बंदे के साथ फील कर रही हूँ। और मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी हूँ कि आई एम गोइंग टू I can kill him. I'm at a point where I can just raise my hand on him and I can just get rid of him because वो मुझे पागल कर रहा है जहनी तौर पे। I was extremely in a very difficult condition। तो उस टाइम पे जब मैंने सर्च किया कि what are the valid reasons in Islam to take divorce, तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि there is something called um, psychological violence एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज। और जब मैंने उस पर मजीद डिग किया तो फिर मुझे समझ में आई कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नार्सिसिज्म। और वो जो नार्सिसिस्ट होता है उसके साथ रहने का क्या 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 इफेक्ट्स होते हैं। और वो सब साइंस मेरे एक्स में थे, वो सब साइंस सब कुछ। तो वो इट वाज सच अ बिग मोमेंट फॉर मी कि मुझे उन सब चीज़ों की जस्टिफिकेशन मिली कि हाँ मैं इतनी तकलीफ में क्यों हूँ, मुझे इतने बुरे ख्वाब क्यों आते हैं, मैं इतनी तकलीफ से क्यों गुजर रही हूँ। उन सब की यही वैलिड रीजन है कि मैं एक नार्सिसिस्ट के साथ रह रही हूँ और वो मेरे साथ इस तरह से गेम्स खेल रहा है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम इन सो मच पेन विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। और उसी सर्च के दौरान मैंने बहुत लोगों के इस तरह से रिव्यूज पढ़े कि जिन्होंने उन्होंने लिखा हुआ था कि
मैंने अपने आप को फोर्स किया अपने एक्स नार्सिसिस्ट के साथ रहने के लिए, और 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, आई एम ऑन मेडिकेशन एंड आई हैव टू आई एम ऑन मेडिकेशन एंड आई हैव लेफ्ट हिम, लेकिन इट्स सो हार्ड टू हील एंड एवरीथिंग। तो उन चीजों को पढ़कर मैंने सोचा कि अब तो मैं वापस इसकी तरफ जाऊं, तो वो तो जानबूझ के अपने साथ ज्यादती करने वाली बात है। हालांकि मेरे सामने लिखा हुआ है सब कुछ, और ये एक नार्सिसिस्ट है, एंड देयर इज नो अदर सॉल्यूशन देन टू लीव सच अ पर्सन, क्योंकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा सकता है। एक नार्सिसिस्ट की बहुत बुरी इंटेंशन होती है आपकी तरफ, वो आपको तबाह करना चाहता है। वो किसी ऐसे बंदे को सेलेक्ट करता है कि जिसके साथ उसकी वैल्यू बढ़ सके और जिसकी सारी क्वालिटीज वो अपनी तरफ खींच सके। तो आप अक्सर ये बहुत चीज फील करोगे कि जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ होते हो रिलेशनशिप में, उससे पहले आप बहुत वाइब्रेंट और बहुत अच्छा फील करते हो, लेकिन आप जैसे कॉन्फिडेंस। ही उसके साथ फील होते हो तो ऐसा फील होता है जैसे आपकी सब लाइट उसकी तरफ चली गई है, आपकी सब अटेंशन उसकी तरफ चली गई और आप कुछ भी नहीं रहे हो। तो वो आपकी सब वैल्यू वो बंदा सक कर लेता है और वो उस चीज को यूज करता है और आपको छोटी छोटी बात के लिए आपको कॉम्प्लेक्स देता है। तो अब मेरी बेवकूफ़ी होती है अगर मैं इस ये सब कुछ जानने के बावजूद उसके साथ रहती। तो वो जब मुझे पता चला तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई कैन नॉट कंटिन्यू इन दिस रिलेशनशिप नो मैटर व्हाट। मैंने उसको ये बात कही, मगर उसने उसके बाद शोर डाल दिया। ही कॉल्ड एवरीवन माय ब्रदर्स एंड एवरीवन इन द फैमिली टू पुट फर्दर प्रेशर ऑन मी। तो सबने मुझे कहा क्या हो बिकॉज गया, ही वाज अ कजन। है ना। तो ही वॉज जस्ट स्टार्ट ट्राइंग टू प्रेशराइज मी टू, कि इसकी एक तो ये कि इसकी तरफ से कैसे आ सकती है, हाउ डेयर शी आस्क फॉर डिवोर्स। एंड सेकेंडली ये कि क्योंकि नार्सिसिस्ट का ये प्लान होता है ना कि एक दिन वो आपको फेंक देगा, नॉर्मली यस। वो ये तो चाहते होते स्टार्ट हैं। करते गए तरह। एग्जैक्टली exactly, कि वो आपको तबाह करके वो आपसे जान छुड़ा लेगा और उसके बाद वो किसी बेहतर बंदे की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया कि मैंने उसको छोड़ने का बोल दिया, तो दैट वाज अ वेरी बिग ट्रिगर फॉर हिम। एंड देन उसने हर किसी को कॉल की और सबने मुझे प्रेशर डाला और सब कुछ, और मैंने सबको बताया कि ही इज अ नार्सिसिस्ट, ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। लेकिन उसने अपनी इतनी अच्छी इमेज क्रिएट कर ली थी सबके सामने, वो इतना नमाजी था, इतना ही वॉज मच बेटर देन मी। मैं इतनी नमाजी या इतनी वो नहीं हूँ, और आई एम नॉट दैट्स अ लाइक। वेरी कॉमन बिहेवियर विद नार्सिसिस्ट कि उनका सोशल इमेज बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। एग्जैक्टली कि वो जब घर पे आए और दावतें वगैरह हम करते थे ना, तो वो हमेशा बर्तन धोने बैठ जाना कि मैं तो अपनी बीवी को काम नहीं करवाता, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो हर किसी के जहन में यही था कि ये तो बड़ा अच्छा हस्बैंड है, इसी तरह का हस्बैंड होना चाहिए। लेकिन ऑनेस्टली जिस तरह से आप जहनी तौर पे तकलीफ से गुजर रहे होते हो, आप बता नहीं सकते वो फिर किसी को। वो मैं बताऊं, हर कोई मुझे ब्लेम करे, एंड दैट वाज एक्चुअली द पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड इनिशिएटेड दिस प्रोसेस ऑफ डिवोर्स। इसमें ये होता है ना कि जो एक तरह से इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज होती है ना, इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, आपको याद होगा, शेयर किया था मैंने, कि इस अब्यूज का जो नॉलेज होता है ना वो सिर्फ विक्टिम को होता है। बाकी लोग वो देख भी नहीं सकते, बाकी लोगों को आप समझा भी नहीं सकते एज अ विक्टिम। हम्म। आप बेशक उनको मिसालें देते रहो कि फलां ने इसने मेरे साथ ऐसे किया था, उस नार्सिसिस्ट के पास अपने उस बिहेवियर की ऐसी वैलिड एक एक्सप्लेनेशन होती है जो वो लोगों के सामने देता है, और विक्टिम उसका मुंह देखता रह जाता है कि हम्म। हाउ कैन ही एक्सप्लेन दिस टू समवन। क्योंकि हम्म। ये एक इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज एक इस तरह की चीज है, बहुत ही पर्सनल लेवल पे होती है, बहुत ही निटी ग्रिटी डिटेल्स यूज करके की जाती है, उसको हम्म। आप किसी को भी समझ नहीं सकते। सो आप हमें ये बताइए कि शादी के कितने साल बाद आपने ये डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू सेपरेट, और फाइनली आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया कोर्ट में, जब आपने एक लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट। हाँ, शादी के 7 साल बाद इट स्टार्टेड। एंड मैंने पहले अपनी तरफ से शुरू किया और कोर्ट में, फिर उसके बाद मैं गई क्योंकि मेरी फैमिली भी राजी नहीं थी। हम बैठ के जूम कॉल्स तो नहीं, आई स्काइप कॉल्स करते थे। पाकिस्तान से भी सारी फैमिली इकट्ठी होके बैठी हुई है, एंड दे आर लाइक, सदफ क्या हो गया तुम्हें, बच्चों के बारे में सोचो, ये सोचो वो सोचो। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर। लेकिन आई वाज लाइक इन द एंड, मैंने कहा कि आई मीन इन लोगों की सुनूं या फिर मैं अपने राइट्स यूज करूं। मैं ऐसी जगह पे रह रही हूँ जहाँ पे आई कैन अलाउ माई सेल्फ दिस काइंड ऑफ फ्रीडम। तो उसके बाद फिर मैंने कांटेक्ट किया, एक फ्रेंड थी हु वाज डिवोर्स्ड एंड रीमैरिड। तो मैंने उससे पूछा कि किस तरह से तुम्हारा प्रोसेस हुआ, कैन यू पुट मी इन कांटेक्ट विद समवन। सो शी पुट मी इन कांटेक्ट विद अ लॉयर, और उस वक्त फिर मैंने सारा प्रोसेस इनिशिएट किया। दैट वाज बैक इन 2016।
ओके। अब जो एक लीगल प्रोसेस होता है डिवोर्स का, वो बहुत ही डॉन्टिंग होता है, स्पेशली उस मौके पर जहाँ पे आपकी फैमिली आपके साथ सपोर्ट ना कर रही हो। तो आप मुझे ये बताएं कि फैमिली को किस तरह से कन्विंस किया, उनका रिएक्शन क्या था वैसे, उन्होंने किस तरह से इस चीज को लिया है, और उनको आपने मनाया कैसे, या मनाया भी कि नहीं, उनके बगैर ही आपने ये सब कुछ किया? इस बारे में आप कुछ हमें बताएं। फैमिली का ये है कि शुरू में तो उन सब ने बहुत ओपोज किया इस चीज़ को। सब ने ही बहुत ज़्यादा ओपोज किया। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि देखो कैसा लगेगा, मैं एक डिवोर्स्ड, एक तलाक याफ्ता लड़की की माँ होंगी, कैसा लगेगा, ये वो कुछ तो सोचो मेरे बारे में, रोना मेरे सामने, ये लोग क्या कहेंगे? एग्जैक्टली भाइयों ने भी इसी तरह से काफ़ी बातें की। और आई थिंक आपको देखने ही इस तरह से लग जाते हैं, जब आप इस तरह की कोई बात करो आपकी तरफ नजर ही इस तरह की पड़ती है जो कि नफरत भरी नजर होती है। और मैंने ये नफरत भरी नजर बहुत देखी है अपने बहुत क्लोज लोगों की तरफ से, और मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है उसकी, क्योंकि अम, मुझे नहीं याद कि मैंने यू नो इतनी नफरत वाली नजर मैं डिजर्व नहीं करती थी। ठीक है, अगर मैंने एक्चुअली मेरे भाग्य ऐसा भी नहीं है कि आपने भाग्य शादी की अपनी मर्जी से या इस तरह से, कुछ ऐसा भी नहीं है। मैंने हमेशा उनकी बात मानी, उनको सुना, और उसके बाद जब मैं तकलीफ में हूँ और उस टाइम पे मैंने मना किया, तो सबकी तरफ से बहुत नफरत देखी है, बहुत वो देखा है, बहुत गुस्सा देखा है। फिर इस तरह की बातें सुनने को मिली, तो उसके बाद जब अब्बू ने और इन सब ने देखा कि हाँ वाकई नहीं मान रही है, तो अब्बू ने और भाई ने मिलके बात की मेरे एक्स के साथ कि जब तुम्हें नजर आ रहा है कि वो नहीं मान रही बात, ये वो, तो तुम उसको दे दो तलाक, उसकी बात मान लो। तो उन्होंने उससे कहा, तो उसने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन ये कि ये बच्चों को मेरे पास छोड़ेगी। अब ये ओके। बात है, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरे अबू ने मोस्टली, ही सेड हाँ सदफ वो ये कह रहा है, और बाकी अगर तुम चलाक चाहती हो तो तुम अपने बच्चों को तुम्हें उसके पास छोड़ना होगा। तो मैंने कहा अबू आप ये बात कैसे कह सकते हैं, मेरे बच्चे 3 और 5 साल के हैं वो, मैं उनको क्यों छोड़ूंगी, और ऐसे बंदे के साथ। एक्चुअली वो बच्चे नहीं चाहता था, वो आपको बच्चों के पॉइंट के जरिए कंट्रोल करने की एक आखिरी कंट्रोल। कोशिश कर रहा हाँ, और वो एग्जैक्टली नार्सिसिस्ट का यही होता है। लेकिन और मैंने उन सबको बताया नार्सिसिस्ट नार्सिसिस्ट, लेकिन आपकी फैमिली सर्च तो करती, दे विल नॉट गो एंड सर्च ऑन गूगल कि ये क्या होता है, किस चीज की बात कर रही है। वो सीधा मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे थे कि इसके साथ बातचीत ठीक कर लें। तो उसके बाद यही था कि सदफ या तो तुम बच्चे उसको दे दो, और या फिर जो है तुम वापस उसके साथ रहो। तो ये फाइनल मेरी फैमिली की तरफ से डिसीजन थी, जिसको मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम आई स्टार्टेड कटिंग ऑफ पीपल फ्रॉम माई लाइफ, एंड मैंने अपने आप को बहुत ही आइसोलेट कर लिया, क्योंकि मेरे मेंटल हेल्थ के लिए वो चीज़ बहुत तकलीफ देती थी। अपनों की तरफ से इतना दर्द देखना बहुत ज़्यादा तकलीफ देती। तो मैंने अपने आप को फिर से ही अपने डिवोर्स एंड दिस एंड दैट एंड कंप्लीटली मैंने कट ऑफ कर दिया। दिस इज वेरी कॉमन विद वुमेन गोइंग थ्रू डिवोर्स। सबसे पहले उनको जो लोग ताना देते हैं या हकारत की नजर से देखते हैं, वो उनके अपने होते हैं, अनफॉर्चुनेटली। हम्म। जितनी ज्यादा एक ठुकराई हुई नजर एक डिवोर्स की तरफ जाती हुई औरत देखती है या महसूस करती है, उतना इस माशरे में कोई भी नहीं महसूस करता। और जितना अकेला एक डिवोर्स्ड औरत महसूस करती है, उतना अकेला मेरे ख्याल से तो कोई भी महसूस नहीं करता। अब जो डिवोर्स के लिए जब आप कोर्ट में जाते हो, तो वो एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल स्टेप होता है, और इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। तो आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या थे? आपने जब अपनी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की, उस वक्त आप किस तरह से उस चीज से हैंडल कर रही थी फाइनेंशियली? हाउ आर यू डूइंग? हाँ आई थिंक कि पता है, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो लॉयर्स होते हैं ना, वो इस चीज़ को लेके भी, क्योंकि उनको पता होता है कि डिवोर्स एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो आपके साथ खेल सकते हैं, तो वो भी जानबूझ के आपसे ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन लेंगे जिसमें वो आपके केस को जान के स्ट्रांग बनाने की शो करेंगे कि स्ट्रांग कर रहे हैं, मगर इट इज only to make it as longer as possible and to play with your emotions as much as possible। मुझे नहीं पता था शुरू में इस चीज़ का, क्योंकि ऑब्वियसली आप कौन सोचता है कि मैं कभी डिवोर्स की उससे गुजरूंगी। लेकिन ये कि जो मेरा डिवोर्स लॉयर था, जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, वो खुद अवेलेबल नहीं था, मगर उसी के साथ एक और था जिसके साथ फिर मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया। और वो जो था उसका यही था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना, पूरा एक बहुत बड़ा केस एवरीथिंग तैयार करना, और हमेशा इंटर्न्स को मेरे साथ भेजना। जब कभी हियरिंग्स हैं सिर्फ इंटर्न्स को भेजेगा मेरे साथ। तो अब इंटर्न्स को नहीं पता, हर दफ़ा एक नई इंटर्न है,
So it was a very tough process, emotionally speaking, very hard. इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कमा रही थी, सो आई वॉज एनी हाउ ऑन सोशल हेल्प। मैं बिल्कुल जॉब भी नहीं करती थी, तो आई वॉज ऑन सोशल हेल्प, सो आई वॉज गेटिंग हेल्प ऑल्सो फॉर द लीगल प्रोसीडिंग्स। सो थैंकफुली दैट इज समथिंग जहाँ पे मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं था। और मैं नहीं जानती कि पाकिस्तान में कैसा होता है और कितना मुश्किल होता है उन औरतों के लिए जो कि कमा भी नहीं रही होती, अपने बच्चों को खुद से प्रोवाइड भी नहीं कर सकती, और उसके बावजूद उनको इतना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इट इज समथिंग एक्सट्रीमली हार्ड टू मैनेज ऑन योर ओन, जब आप मेंटली इमोशनली इतने तकलीफ से गुजर रहे हो। तो इट वाज अ वेरी बिग रिलीफ फॉर मी कि फाइनेंशियली मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आई वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ फॉर दैट। तो लेकिन लीगल प्रोसीडिंग्स बहुत टफ थी, बहुत मुश्किल होता था उनमें जाना और इंसिस्ट करना। थैंकफुली यहाँ पे ये कि माँ के ऊपर होती है, कस्टडी माँ के पास ही रहती है, अनलेस ये कि माँ इस काबिल है ही नहीं कि वो अपने बच्चों को पाल सके। यहाँ पे ये सिचुएशंस होती हैं कि अगर अल्कोहलिक है या फिर मेंटली अनस्टेबल है तो फिर माँ के पास नहीं रहेंगे बच्चे। लेकिन दैट वाज नॉट माय सिचुएशन, सो ऑफ कोर्स माय किड्स वर दे वर स्टेइंग विद मी फॉर द एंटायर टाइम। लेकिन divorce proceedings in total, they lasted 6 long years from 2016 to 2022। 6 years तक आगे पीछे हेयरिंग्स चलते रहना, सो इट्स वेरी टफ ऑन यू मेंटली, बहुत मुश्किल टाइम था। अब जिस तरह कि आपके दो बच्चे भी थे तो कस्टडी का भी मामला रहा होगा, तो कस्टडी के सिलसिले में किस तरह से आपके हस्बैंड ने बिहेव किया? क्या कोई चीप किस्म के टैक्टिक्स से जो यूज करने की कोशिश की उस वक्त लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान? कोर्ट को किस तरह से यूज किया उस दौरान आपको मजबूर करने के लिए, या किस तरह से उस बारे में बताएं, ताकि जो औरतें इस वक्त कस्टडी की बैटल से गुजर रही हैं वो आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें। करती है ना औरतों के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका एक्स आपको जितना हो सके आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे एक्स ने, एक तो ये कि ऑब्वियसली मेरे एक्स का ये भी प्रॉब्लम थी कि अगर वो जल्दी प्रोसेस खत्म हो जाता है और उसको और वो मेरे उसके पास कस्टडी नहीं होती बच्चों की, तो उसको स्विट्जरलैंड से निकाला जा सकता है, क्योंकि उसके पास उस वक्त वैलिड कंप्लीट परमिट नहीं था। तो बिकॉज ऑफ दैट वो इस चीज पे बहुत ज्यादा अड़ा हुआ था कि बच्चों को मेरे पास ही रहना है। तो उसने कहा कि नहीं, बच्चे फुल मेरे पास होंगे और ये मुझे पैसे दिया करेगी बच्चों के लिए, हाउ डू यू कॉल इट, अलाउंस जो होती है। हाँ, उसने इस चीज की रिक्वेस्ट की उनसे। तो आई वाज वेरी लाइक गुड। गॉड, इस बंदे को दिमाग कितना खराब है। फिर उसके बाद वो कहता है कि शी ये बच्चों के ऊपर शाउट करती है, शी इज नॉट काइंड टू द किड्स, शी इज वेरी मगर उसके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था, मगर उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें इस तरह की। फिर उसके बाद उसने यहाँ तक कि इतने स्टूपिड अपने अपने पाकिस्तान से अपने भाई से उसने कुछ इस तरह की बातें लिखवाई जो कि उसने यहाँ पे दी, कि जो है जब से वो आया है स्विट्जरलैंड में उसके पूरे इन लॉज ने उसके साथ मिसबिहेव किया है, अब्यूज किया है। और ये उन इन लॉज की बात बात कर रहा है, मेरे अपने भाइयों की बात कर रहे हैं जो कि खुद उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, सपोर्ट। वी आर विद देम। तो उसने वो पेपर तक मेरे पास है, एंड आई वाज लाइक एवरी सिंगल डे आई वाज लाइक लूजिंग होप विद ऑल दीज थिंग्स कि इन लोगों में किन किन लोगों में फंस गई हूँ, किन लोगों में फंस गई हूँ, बस कभी दैट जान हैपेंस। से मेरी। मेंटल टोल ही तो होता है जिसका वो कार्ड प्ले करते हैं आपके साथ में। तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, बहुत तकलीफ से। और पता है निम्रा, देयर वर मैनी टाइम्स जहाँ पे मैं सोचती थी कि ये इतना मुश्किल है ये प्रोसेस, और ये प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है जब आप नार्सिसिस्ट से डिवोर्स करते हो, तो वो एक बहुत ही तकलीफ दे प्रोसेस होता है। तो मैंने कई दफा ऐसा सोचा कि मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं। मेरे पास तो स्विस पासपोर्ट है, मैं कहीं भी जाके रह सकती हूँ, आई कैन गो एनीवेयर, आई कैन लिव एनीवेयर, मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाऊँ, मैं कहीं और चली जाऊँ। मैं बस इस मेंटल उससे भाग जाऊं। और दूसरा ये कि मैं अपनी फैमिली को भी नहीं देखना चाहती, आई कांट डील विद सच कंजर्वेटिव माइंड सेट एनी मोर। तो मैंने यहाँ से चले जाना है। मेरा दिमाग इतना खराब हो जाता था और मेरे जहन में सिर्फ ये आता था कि मेरी बेटी जो उस वक्त 5 साल की है, एंड द कनेक्शन दैट वी हैव, आपकी जब बेटी होती है आपका अपनी बेटी के साथ एक अपना ही वो होता है और ये सोचना कि मैं छोड़ के भाग तो जाऊं, अकेली मैं जा तो कहीं भी सकती हूँ, लेकिन आज से 10 साल बाद क्या मेरी बेटी मुझे पहचानेगी? क्या वो मुझे पहचानने से इनकार कर देगी? वो इस चीज के लिए मुझे ब्लेम करेगी कि माँ तुमने मुझे छोड़ दिया था? मैं बता नहीं सकती। मैं हालांकि कई दफा मैंने ये सोचा, मैं दिमागी तौर पे इतनी पागल होने वाली थी कि मैंने बहुत बार सोचा, लेकिन मुझे यही आता था कि मेरी बेटी
अगर उसने ये सोचा कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था, अबेंडन कर दिया था, तो उसको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ेगा और वो मुझे भूल जाएगी, वो मुझे याद भी नहीं रखेगी। तो और उसका फ्यूचर क्या होगा ऐसे क्या नार्सिसिस्ट के होगा? साथ, जो कि अपनी बीवी को नहीं खुश रख सका, वो बच्चियों को या बच्चे को और किस तरह वो खुश उसको रखेगा? मेंटली मेरे वो कितना, अगेंस्ट होगा। बिल्कुल। सो कितना टाइम लगा आपको कस्टडी बैटल में, और फाइनली क्या वर्डिक्ट मिला आपको? कस्टडी क्या कंप्लीटली आपके पास है या कुछ राइट्स उसके पास भी वो हैं, क्या सिलसिला? शुरू से कम्प्लीटली मेरे पास ही थी। एवरी अदर वीकेंड बाप मिलता होता है, उस चीज़ की उसको इजाज़त थी। वो इस चीज़ के लिए इंसिस्ट कर रहा था कि कस्टडी शेयर्ड हो, 1 वीक हो। और वो उसको 2021 में जाके मिल गई। इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत मैनिपुलेट कर रहा था एंड ही वाज आस्किंग फॉर टू मच। तो इन दी एंड हमने इस चीज़ के ऊपर ओके कर दिया कि 1 वीक करें। 2021 में मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे, कंपेयर टू 2016। तो वो थोड़े बड़े हो चुके थे, लेकिन स्टिल वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे टाइम था जब हाँ की मैंने उस चीज़ के लिए कि हाँ ठीक है, बच्चे एक हफ्ता उसके पास रहेंगे। और उसके बाद घर आके मैं इतना रोई और मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया, एंड आई वाज इन टू मच पेन आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब बच्चे एक हफ्ता मेरे पास नहीं होंगे। लेकिन उस टाइम से अब तक फिर ऐसे ही चल रहा है, 1 वीक 1 वीक। और इसके अपने चैलेंजेस हैं, आपके माइंडसेट डिफरेंट हैं। बच्चों को एक हफ्ता वहां पे जाके रहना पड़ता है, बाप से भी वो प्यार करते हैं। थैंकफुली ये कि उनका बाप उनके साथ अब्यूज नहीं करता, मिसबिहेव नहीं करता। सो दैट्स समथिंग दैट मीन्स अ लॉट टू मी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब माशाल्लाह बड़े भी हो गए हैं। आज तो 12 साल की बेटी है मेरी और 10 साल का बेटा है, तो इट्स डिफरेंट लेकिन उस टाइम पे जब थोड़े छोटे होते हैं तो आप ज़्यादा कंसर्न्ड होते हो कि उनके साथ कोई बुरी तरह ना बिहेव करें। ओके। अब जो डिवोर्स का पूरा सिलसिला रहा है, उसमें एक अलग इंसान का जर्नी होता है। जैसे ही डिवोर्स हो जाती है तो वो एक पोस्ट डिवोर्स का एक अलग जर्नी स्टार्ट हो जाता है। तो पोस्ट डिवोर्स जर्नी में आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? आपके साथ बिहेवियर कैसा था? कोई चेंजिंग हुई क्या? कोई सपोर्टिव बिहेवियर रहा या फिर वैसा ही रहा, या पहले से बिगड़ गया? क्या सिचुएशन थी सोसाइटी में? आपको लोगों को डील करने में कैसा लगा पोस्ट डिवोर्स, डिवोर्स के फाइनलाइज होने के? डिवोर्स के फाइनलाइज हो जाने के बाद तो एक्चुअली सेपरेशन के बाद जब मेरे ऊपर ये प्रेशर डाला गया ना कि या तो बच्चे उसको दे दो या फिर उसके साथ रहो, तो उसके बाद मैंने बताया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता सबको कट ऑफ कर दिया अपनी ज़िंदगी से और मैं बिल्कुल फोकस हो गई अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने काम के ऊपर और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर। मेरे लिए ये चीज़ इट बिकेम द फोकस ऑफ माई लाइफ कि मैं अपने लिए कमाऊं, अपने बच्चों के लिए कमाऊं और उनको जो है एक अच्छी लाइफ दूं। तो उसके बाद मैंने अपनी फैमिली के साथ आगे पीछे बात तो होती थी निम्रा, लेकिन बहुत कम बात होती थी। चाहे मेरे भाइयों के साथ, मेरी अम्मी के साथ भी मेरी कमी होती थी। द थिंग इज, मेरी अम्मी बावजूद इसके कि उन्होंने भी काफ़ी ट्रैवल किया है, लेकिन शी हैज़ रियली केप्ट हर माइंड सेट वेरी वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी पाकिस्तानी। सो वी डू नॉट अलाइन ऑन मैनी थिंग्स। मुझे उनके साथ बात करके, इंस्टेड ऑफ सपोर्ट देर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ ब्लेम कि तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम दुपट्टा नहीं लेती हो, तुम ये करती हो, वो करती हो। तो इट कैन बी वेरी हार्ड ऑन यू जब आपकी ज़िंदगी इतनी तकलीफ में रही हो, आपको अकेले सरवाइव करना हो एक ऐसी कंट्री में, और उसके बाद आपको डिवोर्स के इस पूरे उससे गुजरना हो। तो एक टाइम पे आके आप ब्लेम बहुत हो जाता है यार, वो इट्स टायरिंग। तो मैंने काफ़ी कम कर दिया था और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने दोबारा किया इनिशिएट इन 2023। 2022 में डिवोर्स फाइनल हुई। 2023 में आके आई फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन आई हैव टू से कि जब मैं बात करती थी उनके साथ तो मेंटली मुझे बहुत तकलीफ इसके बावजूद मिलती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस पूरे पीरियड में जब ईद होती थी या इस तरह से होता था तो वो मेरे एक्स के साथ मिलते थे, लेकिन ओके। आई वॉज द वन हु वॉज आइसोलेटेड, आई वॉज द वन हु वॉज नॉट एक्सेप्टेड। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं हर्ट आप बहुत होते हैं उस चीज़ की वजह से, क्योंकि वो वक्त था जब मुझे सबसे ज़्यादा उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो माफ तो आपने कर दिया, उसके बाद अब बातचीत आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई। शुरू में बहुत तकलीफ से ही मुझे बात की जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर आदी हो गई। और फिर ये कि उनको भी ये चीज़ लगी कि अब तो ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है, अब तो ये अपना कमा रही है एंड शी इज़ मैनेजिंग वे बेटर देन अस। ये अपनी ज़िंदगी को इसने इतना कुछ कर लिया है, इतनी अच्छी जॉब कर रही है। शी इज़ लाइक, उसका घर देखो, उसके घर में हर एक चीज़ है, सब कुछ शी हैज़ मैनेज्ड सो वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यस, आई मैनेज्ड एवरीथिंग वेरी वेल।
तो जब आप इतना कुछ कर लेते हो तो लोग लेकिन आप वो जो उस टाइम का एक रिजेक्शन था ना, वो इंसान के जहन में रह जाता है कि उस टाइम पे मुझे कम से कम मॉरल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, जो कम से कम अपनी फैमिली से मुझे मिलनी चाहिए थी। वो इंसान के साथ एक वो चीज रह जाती है हमेशा, उसको एक वो चीज एक चीज। याद रहती है हाँ, अब कि वो हमेशा रहेगी, बिल्कुल वो हमेशा रहेगी। बाकी ये कि ऑब्वियसली उनके लिए अभी यानी दुआ ही करती हूँ। शुरू में मुझे मुश्किल होती थी कि मेरे बच्चे मिलें अपने कजन्स के साथ। आज मेरे बच्चे मिलते हैं ओपनली, दे स्पेंड टाइम विद देम एंड एवरीथिंग, क्योंकि मेरे सब भाइयों के बच्चे हैं। तो ऑब्वियसली द आइडिया वाज नॉट टू उनसे कट ऑफ करने का आइडिया नहीं था, लेकिन ये कि एक ऐसा टाइम था जबकि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे उनके बच्चों के साथ मिलें, और तब मुझे इजाज़त नहीं थी उनको उनको मिलवाने की, राइट? क्योंकि मैं कोई बहुत बुरी औरत हो चुकी थी उस टाइम पे उनकी नज़रों में। तो अब ये कि फिर उसके बाद मुझे भी मुश्किल होती थी अपने बच्चों को भेजना। लेकिन अब वो सब कुछ सेटल हो गया है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। आई आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव इवॉल्व्ड, तो सब कुछ पीछे रह गया। बिल्कुल। वक्त गुजर जाता है, बहुत सी बातें रह जाती हैं, लेकिन वक्त जैसा भी हो वो गुजर जाता है, ही अच्छी बात है वक्त। अब अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है कि एक मैं पिछले दिनों एक रील देख रही थी जिसमें एक इंडियन यूट्यूबर था, वो पॉडकास्ट कर रहा था और वो ये बता रहा था कि इंडिया और यूएस में होने वाली डिवोर्सेस पे एक रिसर्च की गई है कि क्या वजह है डिवोर्सेस होने की। दो बड़ी वजह हैं यूएस में भी और दो बड़ी वजह हैं इंडिया में भी। यूएस और इंडिया में जो डिवोर्सेस की दूसरी बड़ी वजह है वो सेम है, फाइनेंशियल इश्यूज, के पैसे के मामलों में कोई गड़बड़ होगी तो डिवोर्स हो जाती है। हाँ। लेकिन यूएस में जो फर्स्ट बिगेस्ट रीजन है वो डिवोर्स की, वो है इनफिडेलिटी, चीट कर देते हैं पार्टनर। और इंडिया में है इन लॉज, कि इन लॉज की वजह से ये मसले मसाइल पैदा होते हैं और उस वजह से शादी में मसले शुरू होते हैं और फिर आखिर को बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। मेरे ख्याल से वो रिसर्च पाकिस्तान पे मुकम्मल तौर पे लागू होती है। तो मेरा सवाल आपके इन लॉज से रिलेटेड है, ये जितना भी जर्नी गुजरा है शुरू से लेके सेपरेशन, फिर डिवोर्स और फिर कस्टडी, आपके इन लॉज का क्या रोल था, उन्होंने क्या रोल प्ले किया इसमें? आई थिंक कि मेरे इन लॉज क्योंकि पाकिस्तान में हैं, और वो शुरू से ही मेरी मेरी शादी में या हम लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। क्योंकि इन माय सिचुएशन इट वाज लाइक, नॉर्मली आपकी बेटी जाती होती है इन लॉज के पास, यहाँ पे उनका बेटा आ गया स्विट्जरलैंड। तो फॉर हम्म। देम इट वाज अ प्लस प्लस, दे वर ऑल वेरी हैप्पी। उन सब की सिचुएशंस को बहुत इस चीज़ से फ़ायदा मिला कि उनका उनका बेटा जो है वो यहाँ पे आ गया है, और वो यहाँ पे एक बेहतर सिचुएशन में बेहतर लाइफ गुजार रहे। तो वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे। उसके बाद ये कि जब ये डिवोर्स का पीरियड था उसके दौरान आई थिंक देयर वाज ऑल काइंड ऑफ नॉइजेस फ्रॉम ऑल डिफरेंट साइड्स। मेरे एक्स के इन टोटल वो 6 भाई हैं, एक बहन है। और मुझे याद है कि पता है निम्रा, हमारी फैमिली में मेरी फैमिली काफ़ी वेल ऑफ थी, इस वजह से कि मेरे अबू को ट्रैवल करने का मौका मिला। बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं मोस्टली दे वर इन पाकिस्तान एंड ऑल, दे डिड नॉट हैव द सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वी डिड। तो मेरा एक्सेप्ट करना, इस सब के बावजूद अपने कज़न के साथ शादी करना एंड बीइंग वेरी हम्बल इन दैट, मैंने हर किसी के साथ हमेशा बहुत ओपनली, हमेशा बहुत अच्छे से बना के रखी। और हमेशा मेरे अब्बू ने हमें बहुत ह्यूमिलिटी सिखाई कि सबके साथ अच्छी तरह से रहना है, दिस एंड दैट। और उसके बाद जब मैंने ये सब कुछ किया तो मेरे ही इन लॉज में मेरी अपनी सिस्टर इन लॉ, पता नहीं कब मेरी फ़ोन पे उनके साथ फ़ोन मिलाया या समथिंग लाइक दैट। उनके साथ हमेशा अच्छी बातचीत रही थी एंड आई वॉज पर्सनली सपोर्टिंग हर फॉर सो मैनी थिंग्स। और जब मैंने ये डिवोर्स की बात चली तो उसके बाद उन्होंने मेरे मेरे मुंह पे फ़ोन बंद कर दिया। कुछ कोई ऐसी बात हुई थी और मुझे उस चीज़ से इतनी मैं हर्ट हुई कि हमारा जो चल रहा है इट्स समथिंग एल्स, लेकिन आपके साथ मैंने एक अच्छी अलग से, वी हैड अ डिफरेंट रिलेशनशिप शी एंड मी। वो बेवा हो गई थी मेरी शादी के जल्दी बाद, वो बेवा हो गई थी। तो मैंने उनकी इस चीज़ की वजह से, मेरे दिल में उनके लिए बहुत एम्पैथी रही हमेशा, और मैंने इस चीज़ की वजह से उनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा था। लेकिन ये देखना कि आपको इतनी सख्ती से जज किया जाएगा कि आपके मुंह पे आपको फ़ोन बंद कर दिया जाएगा और आपके साथ बात नहीं की जाएगी, आपके साथ कट ऑफ करेंगे, तो वो उन्होंने किया। और उसके बाद से आज तक मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी। इट्स 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 डन। आपको समझ आ जाती है कि ह्यूमिलिटी एक हद तक अच्छी है, लेकिन आपको अपने स्टैंडर्ड्स भी रखने यू कैन चाहिए। नॉट लेट समवन वॉक ओवर यू ना।
नहीं, एग्जैक्टली आपके अपने स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने किन लोगों में आना जाना है, किन लोगों के साथ मिलना है। जिन लोगों को आपको रिस्पेक्ट करना नहीं आता, आपको ज़रूरत भी नहीं है उनके पास जाने की। तो उसके बाद से फिर मैंने किसी से बात नहीं की, एंड इट डन एंड ओवर। लेकिन थैंकफुली इसलिए मेरे इन लॉज ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि मैं रह ऐसी जगह पे रही हूँ कि नो वन कैन कम हियर एंड नो वन कैन बॉदर मी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम So हैप्पी। in that way you were like kind of lucky in that way कि आपको उस सारी जो ड्रामा है, जो बेसिक ड्रामा ही इन लॉज का ही होता है, बाकी सारे ड्रामा इतने नहीं होते जितना ड्रामा इन लॉज का होता है। आपको उससे डील नहीं करना पड़ा। सो आपने बताया कि आपने फाइनेंशियली वेट। ओके, आपने ये बताया कि फाइनेंशियली जितने भी मैटर्स थे वो उनको आप खुद डील कर रही थी। तो आपने जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन की है अपनी जिंदगी में, वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है बाकी तमाम औरतों के लिए। आप हमें उसके बारे में डिटेल्स बताएं, और आपकी डिवोर्स के बाद आपने किस तरह से खुद को रीबिल्ड किया फाइनेंशियली, और आप इस काबिल हुई कि आप आज अपनी जितनी पूरी जिंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको इंडिपेंडेंटली खुद मैनेज कर रही हैं। ये बहुत बाकी अच्छा सवाल है। द थिंग इज कि आप एक 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 स्टेबल सिचुएशन से फिर एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में चले जाना। और उस वक्त मैं शुरू में जॉब नहीं करती थी, फिर उसके बाद मैंने एक इंटर्नशिप स्टार्ट किया विच वाज अनपेड। मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते थे उसके, लेकिन लाइक आई सेड, जो आपको सोशल हेल्प मिलती है इट्स द मिनिमम। आपको एक बहुत कम मिलता है, जो कि आपके लिए इनफ होता है आपकी बेसिक नीड्स के लिए। और उसके बाद से मैंने जब कमाना शुरू किया, दैट वाज इन February 2018। तब मुझे उन्होंने हायर किया और मैंने थोड़ा बहुत पैसे कमाने शुरू किए। तो मेरे लिए इट वाज सच अ अपने बैंक में पैसे देखना जो कि मेरे अपने कमाए हुए हैं, वो बहुत ही उसका था, फख्र की बात थी। मैं बहुत खुश थी उस चीज़ से। लेकिन वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो मुझे जब सब कुछ पूरा करना पड़ता है, जब आपके बच्चे आपसे डिमांड्स करते हैं और आप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर देना चाहते हो, ये वो, तो पता है कई साल लगते हैं, बहुत साल लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आप पैसे कमाने शुरू कर दो तो उसका मतलब है कि सब कुछ ओवर हो गया, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप दुकान में जाते हो, आपको पता नहीं होता कि मेरे कार्ड में पैसे काफ़ी होंगे या नहीं होंगे आज सौदा लेने के लिए। इस तरह के बहुत टाइम गुजरे निम्रा, वो बहुत मुश्किल टाइम था। तो कई सालों तक इसी तरह से रहा। और उसमें और ये कि फाइनेंसेस एक ना मेंटल ब्लॉकेज आप में आ जाता है, आपको एक खौफ आपके अंदर बैठ जाता है पैसे कम होने का। और एंड उस आई बिलीव यू वर डूइंग टू जॉब। आई वॉज डूइंग वन जॉब। वन जॉब, ओके। आई वॉज डूइंग वन जॉब, एंड इनिशियली इट वाज अ पार्ट टाइम जॉब, जिसको फिर प्रोग्रेसिवली बाद में इंक्रीज हुई। लेकिन ये कि उस वो जॉब करना और उसके साथ साथ बच्चों को मैनेज करना एंड एवरीथिंग, क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं थी बच्चों के लिए भी। आई हैड टू पे इफ आई हैव अ नैनी और समथिंग, सो आई हैव टू पे दैट। तो आपको सोचना पड़ता है कि पैसे कमाऊं और सारे बच्चों को किसी के पास रखवाने के लिए ही खर्च करने हैं, तो बेहतर है कि मैं खुद ही बच्चों के पास रहूं। सो आई हैड टू मैनेज एवरीथिंग। लेकिन बता ये रही हूँ कि प्रोग्रेसिवली सैलरी इंक्रीज हुई। शुरू में तो बहुत बेसिक नीड्स के लिए, लेकिन सिर्फ इतना कि अपने कमाए हुए पैसे हैं, वो एक बहुत फख्र की बात होती है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके पास थोड़ा ज़्यादा आना शुरू होता है, और उसके बाद आप अपने पैसों को ठीक से मैनेज करना शुरू करते हो। आप सीखते हो कि किस तरह से सेविंग करनी है और कब आप सेविंग कर सकते हो, और किस तरह से आपको अपने माइंडसेट को खोलना है। तो शुरू में तो बिल्स पे करना भी बड़ा मुश्किल होता था। सब बिल्स कैसे पे करने हैं टाइम पे। इंस्टॉलमेंट्स के लिए हमेशा मैं पूछती थी, ताकि बेहतर है कि मल्टीपल मंथ्स में पे करूं इंस्टेड ऑफ एक इकट्ठा पे करूं। नहीं कर सकती थी, तो काफ़ी टाइम लगा। फिर जब ये दूसरी जॉब स्टार्ट की मैंने 2022 में डिवोर्स के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद आई स्टार्टेड फीलिंग अ लॉट मोर रिलैक्स्ड। और उसके बाद से मैंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि जिसकी वजह से सबसे पहले अपने सब इनवॉइसेस पे करूंगी, यहाँ पे सेविंग के लिए इस अकाउंट में डालूंगी, और साथ साथ आई विल इन्वेस्ट इन फंड्स एंड एवरीथिंग। आई विल लर्न अबाउट दैट, ताकि मेरे पैसे सिर्फ सेविंग में बैठ के अपने वैल्यू ना लूज करें, बल्कि साथ साथ वैल्यू उनकी इंक्रीज हो। वो सब कुछ सीखा। और अब ये कि वो एक सिस्टम क्रिएट हो गया है, तो अब अपने बैंक अकाउंट में इतने पैसे रखने हैं ताकि मैं खुल के खर्च भी कर सकूं अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर।
और जब आप अपना ये जहन थोड़ा खुला करते हो ना, खुला खर्च करने वाला, तो आपको अल्लाह ताला और ज़्यादा ब्लेस करता है। एंड आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू लर्न दिस, कि जब आप अपने जहन को खुला करते हो और थोड़ा बढ़ के सोचते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, और एंड आई ट्रस्ट कि मेरे पास है और मैं खर्च कर सकती हूँ, तो उसके बाद अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा ब्लेस करता है। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा पैसे देता है, आपकी सैलरी में, आपकी बाकी चीज़ों में अल्लाह ताला और बरकत लेके आता है। तो ये चीज़ ही होती है। मैं यही कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें। शुरू में आप इकट्ठा नहीं कर सकते सब कुछ, लेकिन उसके बाद फेस करें अपनी चैलेंजेस को, फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस करें, अपने बिल्स को सामने रख के देखें एंड फेस द सिचुएशन कि हाँ ये है, मुझे ये पे करना है, आई हैव टू डील विद दिस। और आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ ये सिस्टम बिल्ड अप करें, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस फ्रीडम की तरफ लेके जा सकें। सो दिस इज अ जर्नी दैट यू हैव टू गो थ्रू एंड लर्न। तो जो आपके फाइनेंसेस हैं वो आपने मैनेज करने हैं एक्चुअली अपनी अर्निंग्स के मुताबिक, चाहे वो जितनी भी हो उसके मुताबिक आपको डील करना है उससे। सो आपका जो जर्नी है वो काफी इंस्पायरिंग रहा है, और उस जर्नी की वजह से ही आपको ये ख्याल आया शायद ग्रुप क्रिएट करने का। तो किस तरह से आपने सोचा, किस तरह स्टेप लिया, कौन लोग थे जिन्होंने आपका शुरू में इस ग्रुप को क्रिएट करने में हेल्प की? तो कैसे आया जहन में कि ये ग्रुप क्रिएट करना चाहिए डिवोर्स हो? तो मुझे शुरू में जब मैं इन सब तकलीफ से गुजरी थी, तो उस टाइम पे मुझे बहुत होता था निम्रा कि क्या होता है उन औरतों के साथ जो कि, मैं तो फिर भी यहाँ रह रही हूँ और मेरे पास अपनी प्राइवेसी है, अगर मैं अपने घर पे हूँ तो कोई आके मुझे बॉदर नहीं करेगा, मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है उन औरतों के साथ जो कि डिवोर्स के उससे गुजरती हैं, जो अपने आप को सेफ भी नहीं कंसीडर कर सकती। वहां पे हम अक्सर डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर। अगर आपको जाके अपने भाई के घर रहना है या अपने पेरेंट्स के घर रहना है, तो आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ इस तरह से बिहेव करना शुरू कर दें कि आपको बुरा फील करवाएं एग्जिस्ट करने के लिए, इसलिए कि आप जिंदा हो और आप एक मुसीबत बन गए हो फ्रॉम वन डे टू द नेक्स्ट, तो आप कैसा फील करते होगे, कितनी तकलीफ दे होती है वो चीज़। और वो चीज़ मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती थी। और ये चीज़ मैंने फिर इतने सालों तक, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ही काम किया और अपने आप को अलग करके रखा, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत आती थी जहन में कि ऐसी औरतें फिर क्या करती हैं पाकिस्तान में, कैसे रहती हैं, किस तरह से अपने आप को अपने कदमों पे वापस करती हैं। तो वो जो आपका कॉन्फिडेंस लोग ब्रेक करते हैं ना, और आपको बुरी नज़रों से देखते हैं और आपको तबाह करते हैं, वो चीज़ आपको बिल्कुल नीचे भी पहुंचा सकती है, और वही चीज आपको आपके अंदर हिम्मत देके आपको खड़ा भी कर सकती है। लेकिन आपको उसके लिए इंस्पिरेशन की जरूरत है। तो मैं हमेशा इंटरनेट के ऊपर सर्च करती थी कि कोई पाकिस्तानी डिवोर्स्ड वुमेन, सम ग्रुप, या फिर कोई ऐसा जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिले। तो सम एक्ट्रेसेस हैं, जैसे अगर मैं माहिरा खान को देखती हूँ, आई रियली लाइक द फैक्ट कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड वो इस तरह से शी लिव्स लाइक इट्स द मोस्ट नॉर्मल थिंग टू बी अ डिवोर्स्ड वुमेन एंड इट्स परफेक्टली फाइन। तो मुझे उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली। लेकिन इट फील्स जैसे कि वो किसी और दुनिया से हो, जैसे कि वो ऐसी फैमिली से हो जो कि उसको बहुत सपोर्ट करती है। तो हाउ अबाउट द वुमेन जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता? तो वो तो इंटरनेट पे नहीं नजर आ रही ना हमें, उनको अगर मैं ढूंढती हूँ मुझे नहीं मिलती इस तरह की औरतें। तो हाउ अबाउट देम? वो कितना अकेला फील करती हैं, उनको तो शर्म आती होगी अपनी डिवोर्स की बात करते हुए भी। तो फिर वहां से ये आए जहन में कि इस तरह का ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे हम बातचीत करें, थोड़ा ओपनली बातचीत करें, शर्माए नहीं। और मोस्टली मेरी अपनी स्टोरी से, क्योंकि शुरू में मुझे अपनी स्टोरी से बहुत शर्म आती थी और मुझे इतना बुरा लगता था कि लोग, मेरी अपनी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये वो। लेकिन हकीकत यह है कि लोगों ने, जिन्होंने आपको छोड़ा, उन्होंने, वो आपके बारे में कुछ नहीं बता रहे, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कौन लोग हैं। आपने उनसे बढ़कर होना है। आपने इस चीज के बारे में खुल के बात करनी है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है। जब आप बात करोगे तो कोई और जिसके घर वालों ने उसको छोड़ दिया, वो भी खड़ी होके कहेगी कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली सदफ तुम्हारी बात सुनकर, एटसेट्रा। तो आई थिंक डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेसिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एक ऐसे ग्रुप के थ्रू ही हो सकता है। तो यहाँ से ये आइडिया आया ग्रुप का। अब ग्रुप नाउ Alhamdulillah, we are over 430 members, mashallah. I'm very happy about that. And inshallah, we will keep growing. And inshallah, नई नई इनिशिएटिव्स इस ग्रुप में ऐसी लाते रहेंगे कि जिनकी वजह से दूसरों को बहुत सपोर्ट मिले। इन दी एंड दी आइडिया इज कि कहीं ना कहीं दूसरों को सपोर्ट मिले, आप रिलेट कर सकें दूसरों के साथ। आपको कोई बात पूछते हुए शर्म ना आए कि मैं डिवोर्स्ड हूं तो मैं ये बात इस ग्रुप में पूछ नहीं सकती। आप कुछ भी पूछ सकते हो। आपने डिवोर्स ली,
किसी भी वजह से आप उसके बारे में खुल के बात करो, आप हर चीज के बारे में खुल के बात कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे यूरोप में होता है। लोग किसी भी वजह से डिवोर्स लें, यहाँ पे कोई शर्म की चीज होती नहीं है, औरतें खुल के बात करती हैं। हाँ, मैं बिल्कुल। डिवोर्स्ड हूँ, मेरे बच्चे जो है वो इस तरह से, वी हैव शेयर्ड कस्टडी एंड ऑल। लेकिन पाकिस्तान में बहुत टेबू टॉपिक है। आपको बात करते हुए मुझे तो रोना आ जाता था, कई सालों तक मुझे रोना आ जाता था, मैं नहीं बोल सकती थी कि मैं डिवोर्स्ड हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को ज़्यादा नॉर्मलाइज किया जाए, क्योंकि आजकल बहुत ऐसी औरतें हैं जो कि डिवोर्स से, अब्यूज से गुजर बिल्कुल रही हैं ना। ऐसे ही। और जो हमारा ग्रुप है उसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि जो औरतें डिवोर्स नहीं है हम उनको कहें कि आप डिवोर्स ले लो। हमारे ग्रुप का ये मकसद है कि जो डिवोर्स ले चुकी हैं उनको जो सोसाइटी में और अपनी फैमिली में रिजेक्शन फेस करना पड़ा है, उस रिजेक्शन के साथ जीने के लिए हम उनकी हेल्प कर सकें कि आप इसके साथ किस तरह डील कर सकती हैं। और फिर अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप उसको किस तरह से अपनी पावर बना सकती हैं, किस तरह से अकेले चीजों को मैनेज कर सकती हैं। तो क्या आप चीज़ा चीज़ा बताएंगी हमारे व्यूअर्स को क्या क्या आपने अभी इनकी एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म्स वगैरह क्रिएट किए हैं या वर्कशॉप्स दी हैं? थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारे ग्रुप में कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं डिवोर्स औरतों की हेल्प के लिए। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये कि क्योंकि ये ग्रुप मई में स्टार्ट किया मैंने, फिर जून के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप ग्रो होना शुरू हुआ। तो अभी तक ये हुआ है कि मंथली हमें मीटअप्स वगैरह होते हैं, किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बात होती है इन द फॉर्म ऑफ अ वर्कशॉप। कॉन्फिडेंस के ऊपर बात कर सकते हैं हम। हमने कॉन्फिडेंस के ऊपर बात की, गोल सेटिंग के ऊपर बात की हमने, और भी इस तरह के कई टॉपिक्स के ऊपर वर्कशॉप्स दी वंस अ मंथ। सेकेंड इनिशिएटिव हमने स्टार्ट की लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत औरतें क्वेश्चन करती थी इसके बारे में ग्रुप में, लेकिन हमारा कोई किसी के साथ ऐसी पार्टनरशिप नहीं थी। फिर हमने सर्च किया कि हमें कोई ऐसे एडवोकेट मिले जो कि ऑन अ वॉलंटियर बेसिस हमारी हेल्प कर सकें, हमारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। तो काफ़ी अच्छे एडवोकेट के साथ हम कनेक्ट हुए और उनके साथ हमने ये पार्टनरशिप क्रिएट की। तो मंथली लोगों के क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं, डिवोर्स से रिलेटेड, उनके लीगल एस्पेक्ट्स जो भी होते हैं, कस्टडी से रिलेटेड एवरीथिंग। और फिर उसके बाद मैं कॉल करती हूँ एडवोकेट के साथ, और उसको रिकॉर्डेड कॉल को फिर मैं शेयर करती हूँ ग्रुप में, तो विद द इंटेंशन ऑफ आंसरिंग ऑल लीगल क्वेश्चंस ऑफ द मेंबर्स। अब नेक्स्ट ईयर 2025 स्टार्ट हो रहा है कल से इंशाल्लाह। सो द थिंग इज़ के इन 2025 इससे भी बढ़कर हम कर सकें तो इंशाल्लाह इन जनवरी हम स्टार्ट करेंगे। एवरी मंथ देयर इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज, मंथली चैलेंज, जिसमें हम सबको इन्वॉल्व करेंगे ताकि हर कोई अपनी अपनी तरफ से उसमें पार्टिसिपेट कर सके। और एट द एंड ऑफ द मंथ द पर्सन हु हैज़ बीन द विनर ऑफ द चैलेंज, उनको किसी ना किसी तरह का गिफ्ट मिले अकॉर्डिंगली। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर स्टार्टिंग ओनली इन 2025 एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। पता है, इन द एंड निम्रा, द आइडिया इज फॉर अस टू बी टुगेदर, इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारें, फन मोमेंट्स। क्योंकि हम अक्सर फन को भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम डिवोर्स्ड हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करना है। सरवाइव नहीं करना, आपको थ्राइव करना है। आपको एक कम्युनिटी चाहिए, आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो हम एक साथ रमज़ान में अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे, एक साथ हम एक साथ ईद की तैयारी करेंगे, हम एक साथ अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, अपनी फिटनेस के ऊपर फोकस करेंगे, एक दूसरे की स्टोरीज से सीखेंगे। सो दैट्स द आइडिया इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड, टू हैव मोर दिस सेंस ऑफ कम्युनिटी। फ्यूचर में 5-6 सालों में आप अपने ग्रुप को कहाँ पे देखते हैं? आई होप के ऐसे मीटअप्स हों जो कि इन पर्सन बिग बिग मीटअप्स हों, इन डिफरेंट सिटीज, इन डिफरेंट प्लेसेस। एंड अभी तो फिलहाल फन टाइप के दो इवेंट्स हुए हैं कराची में, जिनमें दे हैव मेट एंड दे हैव सीन ईच अदर। लेकिन द आइडिया इज टू हैव लाइक बिग मीटअप्स एंड सम काइंड ऑफ कंप्लीट वर्कशॉप जो कि आपको ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करे, लाइक लेट्स से विद इन 5-6 वीक्स, ठीक है, आप 5-6 वीक्स का एक कोर्स हो, समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपको अंदर से बाहर तक आपकी हीलिंग भी हो, आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हो, आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हो, आप खुल के बात कर सको, और आप अपने फाइनेंसिस को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सको, एंड यू बिकम अ कंप्लीटली एम्पावर्ड वुमेन। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं बच्चों को देखती हूँ, मैं आपको बताऊं, जब मैं शुरू में डिवोर्स से निकली थी, मैं बहुत कमजोर थी, मुझसे बात भी नहीं की जाती थी, सबने मुझे छोड़ दिया था। और तब अगर आप मेरी बेटी को देखती, मेरी बेटी भी उतनी ही कमजोर, उतनी ही परेशान, उतनी ही
टूटी हुई थी। और आज आप मेरी बेटी को देखो, क्योंकि उसकी माँ ने इतना कुछ किया, तो आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट। मैं बाहर जाती हूँ तो लाइक आई एम सुपर, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। और आप मेरी बेटी को देखो मेरे साथ में, तो शी इज सुपर कॉन्फिडेंट। वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो खुल के बात करती है, वो अपने भाई को मना करती है जब वो उसके साथ बदतमीजी करता है। सो दिस इज द थिंग, जब एक माँ टूटी होती है तो उसके बच्चे टूटे होते हैं। जब एक माँ होती है ना मजबूत, तो उसके बच्चे भी मजबूत होते हैं। और हमें ऐसी जनरेशन्स बनानी है कि जिनमें तलाक याफ्ता औरतों की औलाद खुल के जी सकें, वो भी खुल के बातचीत कर सकें। उनके अंदर ये शर्म ना डाली जाए कि तुम इस तलाक याफ्ता औरत के बच्चे हो तो तुम्हें ये नहीं हो, तुम्हें ज्यादा ऊंची नहीं बात करनी, तुम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। ऐसा होता है, ऐसा बहुत फैमिलीज में होता है, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट वी बिल्कुल। शुड अलाउ। हमें खुल के उन सब बच्चों को ये मौका देना चाहिए कि वो खुल के कॉन्फिडेंस के साथ भरपूर किस्म के इंसान बने। और वो चीज़, ये मेरी इंटेंशन है कि आगे जाते हुए इंशाल्लाह इन औरतों को इस टाइप के कोर्सेज हों, समथिंग जिसमें वो देयर पर्सनैलिटी इज इनहेंस्ड विद इन अ स्पैन ऑफ 6 वीक्स, 2 मंथ्स मैक्सिमम, कि जिसमें वो खुल के जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी स्किल्स को आगे लेके जा सकें, और ये सेंस ऑफ कम्युनिटी भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो इंशाल्लाह लेट्स सी, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। ओके। सो आप जितनी भी औरतें हैं जो ये वीडियो देखेंगी, उनको मैसेज क्या देना चाहेंगी, अगर वो डिवोर्स से गुजर रही हैं या डिवोर्स हो चुका है उसके बाद के प्रोसेस से गुजर रही हैं, तो कोई मैसेज हो, कोई टिप्स हो आप उनके साथ शेयर करना चाहें, कोई 5-6 टिप्स। एक तो मैं ये कहूंगी कि पता है, जब आप डिवोर्स के से गुजरते हो ना, तो कई दिन आपको ये लगता है कि मैं कोई प्रोग्रेस नहीं कर रही, मैं बहुत टूटी हुई हूँ, ये वो। लेकिन आपकी प्रोग्रेस कभी कभी सिर्फ ये होता है कि आप बैठ के सो और अपने जिस्म को रेस्ट दो, अपनी अपनी रूह को रेस्ट दो। वो भी प्रोग्रेस होती है। मैंने कई दिन कुछ ना करके, अपने रिलैक्स करके, अपनी बॉडी को रेस्ट देके, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट आपको अंदर से बाहर तक तोड़ देता है। तो अगर आप अपने आप को ये रेस्ट का टाइम नहीं दोगी ना, तो आप आगे भी प्रोग्रेस नहीं कर सकोगी। तो इसलिए अपने आप को ब्लेम ना करो, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर ना करो कि वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, या उसने ये कर लिया वो कर लिया और मुझे देखो मैं कहाँ पे हूँ। आप जहाँ पे हो, आप अपनी जिंदगी की स्टोरी में काफी अच्छी जगह पे हो। आप रिलैक्स करो और अपने आप को टाइम दो प्रोग्रेस होने का। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द थिंग कि प्रोग्रेस हर किसी के लिए सिमिलर नहीं होती। किसी के लिए ये होता है कि उसने बहुत बड़ा कोर्स कर लिया, किसी के लिए प्रमोशन हो गई, समथिंग एल्स। लेकिन किसी के लिए सिर्फ ऐसी सिचुएशन से निकल आना, वो भी प्रोग्रेस होती है। आप उसको भी कंसिडर करो और अपनी स्टोरी के ऊपर रहम करो अपने ऊपर। बिकॉज वी आर टू हार्ड ऑन आवरसेल्व्स। हम अपने साथ इतने सख्त होते हैं कि नार्सिसिस्ट भी आपको ही ब्लेम करता है, और आप अगर खुद निकल के आप खुद भी अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दो, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव। तो बी softer on yourself, learn to be soft, learn to be more, हाउ टू से, मोर forgiving towards yourself। छोटी छोटी बात के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करें। इट्स कम्प्लीटली फाइन। हर कोई जो है गलतियां करता है, और अगर आपने भी गलतियां की हैं, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी। अपना सो जज खुद ना बने ना, दूसरी दुनिया है जज बनने के लिए, हमें अपना जज नहीं बनना चाहिए ना, कभी। लोग आपको छोड़ देते हैं, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपने अपने साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा रहना है। आपने अपने आप को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना। ये टाइम होता है आपके लिए जिसमें आपकी जो लॉयल्टी होती है ना अपनी तरफ, वो टेस्ट होती है। जब सब आपको छोड़ेंगे ना, तो पता चलेगा कि आप कितने लॉयल हो अपने साथ। तो उस टाइम पे आपने अपने साथ बहुत मजबूती से खड़े होना है, चाहे आपको लगे भी सही कि आपकी गलती है, उसके बावजूद भी आपको अपने साथ मजबूती से खड़े होना है। क्योंकि कई औरतें जब निकल रही होती है ना डिवोर्स से, तो वो यही सोच रही होती हैं कि मुझे बहुत याद आ रही है उसकी, अच्छे टाइम्स भी थे मेरी एक्स के साथ, तो आई एम जस्ट वंडरिंग कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, ये वो। अगर कुछ आप गलत कर रही होती तो आप इस सिचुएशन में ना होती। अगर आप इस सिचुएशन में हो, आपने ये सब कुछ सोच के छोड़ के ये स्टेप लिया है, तो देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। और अगर उसने आपको छोड़ा है, तो देर इज ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड इट। तो उसके बाद आप आगे को देखो, आगे बहुत दरवाजे खुलेंगे इंशाल्लाह। अपना टाइम, हर चीज को कहते हैं, इट्स आई थिंक इट्स सूफिज्म, सूफिज्म में ये है काइंड ऑफ कोट के चांद को पूरा होने में भी टाइम लगता है। तो चांद, एक छोटा चांद होता है, फिर उसके बाद बढ़ता है, एंड देन इट बिकम्स कंप्लीट। सो इट टेक्स टाइम फॉर द मून टू बी कंप्लीट, लेट इट बी।
उस पेशेंस के साथ उस हीलिंग आती है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइम दो, और उसके बाद आपका भी टाइम आएगा जिस वक्त आप कंप्लीट होगी और आप आगे को बढ़ोगी। लेकिन आप आगे को देखो, पीछे को ना देखो, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। अब आप आगे को देखो, जितने दरवाजे खुले हैं उनकी तरफ देखो। और उम्मीद हमेशा होती है, अगर उम्मीद ना होती ना तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी टूटी हुई थी। मुझसे ठीक से खुल के बात भी नहीं की जाती थी, मुझे बात बात पे रोना आता था। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। मुझे मर्दों के सामने बहुत शर्म आती थी। मैंने कभी, मेरे भाइयों ने मुझे इजाजत नहीं दी थी, जब मैं अपने पेरेंट्स के बगैर भी रह रही थी तो मुझे बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, कि तो मैं मर्दों के साथ बात नहीं मुझे करना आती थी। तो आज ये कि आफ्टर ऑल दिस टाइम मुझे बाहर निकलना पड़ा, मुझे अपने आप को, खुद को सरवाइव करना पड़ा, अपने बच्चों को कमाना कमाना पड़ा अपने बच्चों के लिए। तो आज मैं इंटरव्यूज करती हूँ, मैं मीटिंग्स करती हूँ, आई लीड द मीटिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इट्स परफेक्टली फाइन फॉर मी। मैं मर्दों के साथ बात करती हूँ। तो ये उम्मीद जो होती है ना, ये सफ़र, ये उन्हीं चीज़ों से आता है जो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो जब आपको तकलीफ पहुंचती है तो आप थोड़ा काम करते हो और आप उन सब से स्टेप अप करते हो, और इंशाल्लाह आप भी उन सब से स्टेप अप करोगी। अगर आप आज बहुत नीचे भी सिचुएशन में हो, ऐसा ना समझो कि आपके लिए बेहतर वक्त नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। आपने वो अपनी इंटेंशन रखनी है, फोकस रखना है, और छोटे छोटे स्टेप्स लेना है उस तरफ, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच सदफ। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा है। आपने जो डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं उससे मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। एंड आई होप जो भी औरतें इस वीडियो को देखेंगी वो भी इससे बहुत कुछ सीखेंगी। बहुत मुश्किल होता है अपने मुश्किल एक्सपीरियंस के ऊपर बात करना। सो आई अप्रिशिएट यू फॉर टेकिंग दिस स्टेप अगेंस्ट वंस अगेन एंड फॉर ट्राइंग टू एम्पावर द वुमेन। आई होप आप ऐसे ही औरतों के को एम्पावर करने के लिए काम करती रहें और अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां दे, मजीद हौसला दे कि आप इस काम को जारी रख सकें। आमीन। सो आमीन। हमारा आज का एपिसोड यहाँ पे ही खत्म होता है। अब कोई और हमारे ग्रुप से कोई और मेंबर हैं जो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं तो वो हमारी एडमिन सानिया इम्तियाज के साथ राब्ता कर सकती हैं। आपकी स्टोरी को भी बिल्कुल किसी जजमेंट के बगैर एम्पैथेटिक वे में सुना जाएगा। और आप अगर हमारी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहें तो हमारे जो प्लेटफॉर्म के डोर्स हैं वो आपके लिए ओपन है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अल्लाह। थैंक यू।